Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are studying geography together. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. तो चलिए, I am here to take chapter 2 of your geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. तो यही तो वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे कि कहीं ना कहीं और बाकी जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे थे तो वो इन्हीं सारी चीजों से तो मिल रहे थे. तो हाँ, इन्हीं सारे रिसोर्सेज को अब हम इस चैप्टर में और डिटेल में जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली इन सारे रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये वर्क करते हैं. एवरीथिंग वी विल गेट टू नो हियर इन दिस चैप्टर. तो जल्दी से शुरू करते हैं. आई होप आपने रिसोर्सेज वाला जो वीडियो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. इट इज लिटिल बिट इंटर रिलेटेड विद दिस विद द फर्स्ट चैप्टर. तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसी के साथ. दैट इज आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. अगेन हम यहाँ पे उन सारे रिसोर्सेज को कवर करने वाले हैं जिससे कि बेसिकली अल्टीमेटली हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें इन्हीं बाकी सारी चीज़ों से मिलने वाले हैं. तो हमने चैप्टर 1 में भी तो यही सारे रिसोर्सेज देखे थे. तो अब उन रिसोर्सेज को और डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कनेक्ट करना है हमें सारे चैप्टर्स को, हमारी रियल लाइफ से चीज़ों को हमें कनेक्ट करना है. तो हम एक इंट्रोडक्शन के साथ हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये सारे रिसोर्सेज जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज जाने की कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, अब उनमें से कौन कौन से रिसोर्स यहाँ पे हैं, उन सारे रिसोर्स को वन बाय वन सीक्वेंस वे में हम यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे लैंड, क्योंकि लैंड भी हमारे लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. और लैंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लैंड को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम एक न्यू टर्म देखेंगे दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. ये क्या होता है ये जानेंगे. अब जबकि ये हमें पता है इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बट हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना पड़ेगा. तो हम इन रिसोर्सेज का कैसे कंजर्वेशन करेंगे दैट वी विल सी हियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज सॉइल. सॉइल के फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे ये जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो सॉइल है ये डिग्रेड होते जाती है, तो कैसे होती है और हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हमारे कौन कौन से मेजर्स के थ्रू इसको कंजर्व कर सकते हैं. उसके बाद हम वाटर के बारे में जानेंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो वाटर ही है, उसके बारे में जानेंगे. और उसके बाद देखेंगे कि ये जो वाटर इतना सारा हमारी अर्थ में अवेलेबल है बट फिर भी उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है इसकी अवेलेबिलिटी में, दैट वी विल सी. उसके बाद कंजर्वेशन भी देखेंगे और इसी के साथ हम देखेंगे और हमारी डिफरेंट वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अलग अलग हुआ है वो देखेंगे और कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. दैट वी विल सी मेनली इन दिस चैप्टर. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो देखिए, मैं आपके सामने 2 डिफरेंट स्टोरीज लेके आ रही हूँ. एक स्टोरी है माम्बा की. माम्बा एक बच्ची है जो कि रहती है तंजानिया में, अफ्रीका में. अब अफ्रीका कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, वहाँ पे एक प्लेस है तंजानिया. इट इज रिलेटेड, इट इज नियर बाय टू द सी, कोस्टल एरिया में कह सकते हैं, हमको सी से कनेक्टेड है. लेकिन वो जो माम्बा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ को जीने के लिए. अपनी डेली बहुत हंड्रेड ऑफ नॉट 110 मोर देन 1 or 2 किलोमीटर शी वॉक टू गेट द वाटर. इतना वो वॉक करती है. उसके बाद भी हार्डली, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत मुश्किल से अपनी, उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी लाइफ के लिए थ्रू फॉर द एयर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इकट्ठा कर पाते हैं और बहुत ही लो अमाउंट में कंज्यूम कर पाते हैं.
वहीं दूसरी तरफ एक स्टोरी है पीटर की, जो कि कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उसके पास सब कुछ प्रॉस्परस है। कैसे है, उस हिज अंकल इज वर्किंग विद द शीप्स, मेकिंग द वूल आउट ऑफ इट, उनका एक फैक्ट्री भी है। तो वो जब भी स्कूल जाता है, आता है, देखता है अपने अंकल को, हाउ ही इज वर्किंग ऑन इट, और उनकी लाइफ जो है वो इजीली मजे में चल रही है, बहुत मजे से चल रही है, अच्छे से चल रही है, आराम से चल रही है। तो हमने यहाँ पे दो स्टोरीज देखी, एक माम्बा की देखी जो कि कहाँ पर है, तंजानिया अफ्रीका में, दूसरी हमने पीटर की देखी जो कि है न्यूजीलैंड की। अब इनके देखिए मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट है दोनों को अलग अलग मिल रहा है, इक्वल नहीं मिल रहा है। एक देखिए माम्बा जिसकी फैमिली बहुत हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी उनको उतना भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी लाइफ के लिए अपनी डेली की नीड्स को फुलफिल कर पाए। लेकिन पीटर, जहाँ उसके अंकल मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको उतना रिजल्ट भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ के जो लैंडफॉर्म्स हैं, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग दैम, उनको सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की फिजिकल कंडीशंस जो हैं, वो जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए दे आर, इट इज ईजी फॉर दैम फॉर द सर्वाइवल। हम एक एग्जाम्पल इंडिया का भी लेते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में देखते हैं, इंडिया में हम नॉर्थ रीजन देखें और साउथ रीजन में देखें, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप या मैं रहती हूँ नॉर्थ रीजन में, माउंटेन्स में। आपने जनरली देखी होगी माउंटेन्स में लाइफ जो है वो बहुत हार्श, बहुत डिफ़िकल्ट है। या मान लीजिए डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट में रहती हूँ मैं, रेगिस्तान में, राजस्थान के डेजर्ट में रहती हूँ, थार डेजर्ट में। अब वहाँ पे मुझे कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, लैंडफॉर्म है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं अपनी लाइवलीहुड को, अपनी लाइफ को बेटर बना पाऊँ। लेकिन वहीं मान लीजिए आप सदर्न प्लेट्यू में या कोस्टल एरियाज़ में कहीं पर रहते हैं, साउथ साइड में, आपके पास एवरीथिंग यू आर हैविंग, एवरी अवेलेबिलिटी यू आर हैविंग विथ यू। आप इजीली अर्न कर पाएंगे। वहाँ पे लाइफ जो है, लाइफ कंडीशन जो है वो इजीली कट जाएगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। बट वहीं अगर हम डेजर्ट्स या माउंटेन्स, लद्दाख में जो पीपल रह रहे हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ इतनी इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का लैंड जो है वो उनको उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इन्हीं टू सिचुएशंस में अब आपने क्या समझा, इन टू सिचुएशंस से क्या समझ आया कि इतने सारे जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस से क्या है, क्या किस टाइप के डिफरेंसेस हैं? तो वो डिफरेंसेस हैं, ये जो दो डिफरेंट स्टोरीज, दो डिफरेंट रीजन की स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं। सो दीज डिफरेंसेस इन स्टोरी डिपेक्ट अबाउट द डिफरेंसेस इन लैंडफॉर्म्स। अब देखिए, अ पर्सन हु इज लिविंग इन द माउंटेन, उसका जो लैंडफॉर्म है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज लिविंग इन डेजर्ट, और द पर्सन हु इज लिविंग इन द कोस्टल एरियाज और इन सदर्न प्लेट्यू, उससे बहुत ज़्यादा क्या क्या अलग होगा उनमें, लैंडफॉर्म अलग होगा। पहली चीज़ तो वहाँ की सॉइल जो है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होगी। वेजिटेशन आपने देखा होगा माउंटेन्स में, वेजिटेशन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। वहीं पर जो कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स, ट्रीज होते हैं, they require more water, they are more prosperous than the trees in the mountains। वैसे ही अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो साउथ रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न रीजन। नॉर्थ का जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत कोल्ड होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत, मतलब हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्ट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमने इन दो स्टोरीज, ये दो डिफरेंट रीजन्स के बारे में जब जाना तो हमें पता चला कि यहाँ पे कितने सारे डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस किसी सोसाइटल या सोशल डिफरेंसेस नहीं है, ये फिजिकल डिफरेंसेस हैं, ये ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। अब इन्हीं डिफरेंसेस को हम डिटेल में जानेंगे कि क्या हो, किस टाइप से ये जो लैंड है और ये सॉइल है, ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसे डिफरेंट एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड के साथ। तो लैंड तो हम सब जानते हैं, लैंड क्या है? अर्थ का वो पार्ट है विच इज नॉट कवर्ड बाय वाटर। हमें पता है अर्थ में 70% वाटर है, बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है? लैंड है। सो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो हम यहाँ पे मेनली नेचुरल रिसोर्स की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लैंड से ही तो हमें मिल रहे हैं ना. So land is the most important resource for us. It covers about 30%. तो हमने देखा था 70% तो कौन कवर कर रहा है, वाटर कवर कर रहा है, तो बाकी का 30% बचा हुआ पार्ट क्या कवर करता है, अर्थ में लैंड कवर करता है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. अब इसमें से भी जो 30% है उसमें से भी पूरा पार्ट जो है वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हैबिटेट कोई भी वेजिटेशन हैबिटेट नहीं रहती है. बहुत ही कम एरिया है उसमें से भी 30% में से जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, रिसाइड करती है. अब ये जो अब आपको नहीं लगता है क्या कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड के हर पार्ट में लोगों को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्यों जो पॉपुलेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में ही सिमट के रह गई है. तो आपको नहीं लगता है क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत अनइवन है, इवन नहीं है. अगर हम देखा जाए लैंड 30% है तो हर एक पार्ट में लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है. तो क्यों नहीं है ये हम देखेंगे. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिएड कैरेक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अब ये जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों ज़्यादातर लोग मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाते हैं, क्यों लोग डेजर्ट में नहीं रहते हैं, क्यों लोग माउंटेन लद्दाख वाले रीजन में नहीं रहते, क्यों लोग अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं, क्यों ज़्यादातर लोग यूरोप इस टाइप की कंट्रीज़ में रहते हैं. यूरोप कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कह सकते हैं हम. तो ऐसा क्यों है कि लोग ज़्यादातर उसी पार्ट में रहते हैं. इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो लैंड है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्लाइमेट वेदर कंडीशंस वहाँ की सपोर्ट नहीं कर पाती हैं सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट. अच्छा मान लीजिए आप डेजर्ट में जाके रहते हैं, क्या आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, पॉसिबल क्या आप इजी लाइफ रह पाएंगे, जो अवेलेबिलिटी आपको यहाँ मिल रही है क्या वहाँ मिल पाएगी. आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं मिलेगी. तो हम वहीं रहेंगे ना जहाँ हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी रहेगी. तो दैट इज द रीजन कि सारे लोग एक ही प्लेस पर इकट्ठा, एक ही प्लेस पर ज़्यादा क्लाउड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. और ये अवेलेबिलिटी डिफरेंट रीजन में क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंड फॉर्म्स. ये जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. आगे देखते हैं इसी के साथ द रग्ड. अब देखिए कैसे लैंड फॉर्म्स हैं. अब मैंने जैसे बोला कि जो लैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, देखिए अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं और हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं लाइक दिस, तो अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पूरे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ हमारा ये प्लेट्यू बना हुआ है और उसके बाद ये कोस्टल एरिया है और यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं. ठीक है, इस टाइप से हमारे इंडिया का जो लैंड फॉर्म्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे कुछ पार्ट प्लेन का भी, नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पर, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यस, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी. तो ये जो टोपोग्राफी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, ये बहुत वेरीड है, डिफरेंट है. और इसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे रहती ही नहीं है, कोई लोग नहीं रहते. जैसे डेजर्ट में, जैसे माउंटेन्स में, माउंट एवरेस्ट पे कोई नहीं रहता, माउंट एवरेस्ट पे दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड, लेकिन कोई नहीं रहता है. तो द रग्ड टोपोग्राफी, लो लाइंग एरिया susceptible to waterlogging, desert areas, steep slopes of the mountain, thick forest areas. इन areas पे जो population होती है generally less होती है और uninhabited होती है. मतलब इन areas पे, क्योंकि ये जो होते हैं ये support हमारी लाइफ को easy नहीं करते और difficult कर देते हैं. और हम क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को easy चाहते हैं कि easily smoothly हमारी लाइफ मूव करे. सो द रग्ड टोपोग्राफी, लो लाइंग एरियाज, susceptible to waterlogging, desert areas, steep slopes of the mountains, thick forest areas are normally sparse, less populated और uninhabited. हमने देखा है कि इस टाइप के जो एरियाज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रग्ड टोपोग्राफी, जो लैंड है वो एकदम प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे है, रफ टाइप का सरफेस है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं. लो लाइंग एरियाज में नहीं रहते हैं, जहाँ पे कि वाटर इकट्ठा होता है
उस टाइप के एरियाज में लोग जनरली नहीं रहते, डेजर्ट में नहीं रहते हैं, स्टीप स्लोप्स माउंटेन के ऐसे स्लोप जो बने होते हैं वहाँ पे घर, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम वी विल नॉट गेट एवरीथिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग विल नॉट बी देयर, सो दैट्स वाई। उसके बाद प्लेन्स एंड रिवर्स, अब उसके बाद ये चीज़ें तो पॉपुलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन फिर पॉपुलेशन ज़्यादातर इकट्ठी कहाँ हो जाती है, प्लेन्स में, रिवर वैलीज में ऑफर, क्योंकि ये जो है दिस ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम बहुत हमारे फ्लैशबैक में चले जाएं, हम बहुत एंशियंट टाइम से देखें, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी तो इन्हीं एरियाज में है ना, जो कि रिवर साइड पर हैं, रिवर वैलीज के पास पास है, वहाँ पर ही तो हमारा डेवलपमेंट एंशियंट टाइम से होता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वॉज ईजी, एग्रीकल्चर वहाँ पे हम इजीली कर पा रहे थे, इसलिए बिकॉज एट द एंशियंट टाइम एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो शुरू से एंशियंट टाइम से ही यही प्लेसेस जो हैं वो डेवलप होती गई, और जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट दीज प्लेसेस गेट पॉपुलेटेड। So these areas are the densely populated, मतलब कि according to the area के हिसाब से बहुत ज़्यादा populated है। हमने देखा है मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज़ में लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, लैंड कम है, बट द पॉपुलेशन इज टू मच, सो दैट्स वाई so these cities are densely populated because everything is easily available in these type of areas। तो हमने क्या देखा कि जो लैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, अनइवन है। अब देखो, अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पहले से तो है ही नेचर में, लेकिन हमारे यूज के कारण भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। कैसे देखते हैं हम यहाँ पे, लैंड इज यूज फॉर, हम लैंड को बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे मेन पर्पस हमारा एंशियंट टाइम से ही चला आता हो रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो हम एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं लैंड को। इसके अलावा माइनिंग, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स, मेटल्स हम यूज करते हैं, ये कैसे निकलते हैं? माइन करके, लैंड की सरफेस, अर्थ की सरफेस से ही निकाले जाते हैं। तो ये इस टाइप से हम लैंड को यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिग्रेड भी कर रहे हैं। लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होते जा रही है। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेज बनाते हैं, ये सब कहाँ बना रहे हैं? रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, ये सब इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? लैंड पर ही तो कर रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करते जा रहे हैं? फॉरेस्ट को भी कट करते जा रहे हैं, लेकिन हम न्यू फॉरेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो है, ये सारे यूजेस जो हम लैंड के यूज जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ठीक है, अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो हम डिग्रेड भी कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो हम इसको डिग्रेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपग्रेड के बारे में भी सोच लेते हैं। आगे देखते हैं, दिस कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, फॉरेस्ट्री, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारी एक्टिविटीज हम कहाँ कर रहे हैं? लैंड पर ही कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? लैंड यूज। आई थिंक लैंड यूज का मतलब समझ में आया। यूजिंग द लैंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज लैंड यूज। उसके बाद द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। अब हम देखो, लैंड को भी उसकी फिजिकल फैक्टर के हिसाब से ही यूज करते हैं। क्यों हम माउंटेन्स में तो माइनिंग नहीं होती है, क्यों हम माउंटेन्स वाले जो लैंड है उसको यूज क्यों नहीं करते? सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हम उस लैंड को, वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ के यूज हम कब यूज करते हैं? और वहाँ के मिनरल्स, वहाँ की चीज़ों को देखते हुए, जैसे टोपोग्राफी। क्या अगर वो लैंड अनइवन नहीं होता है, प्लेन होता है, तो वी यूज दैट लैंड। अगर वहाँ पे सॉइल जो होती है वो अच्छी प्रेजेंट होती है, सो वी यूज दैट लैंड। क्लाइमेट अच्छा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करती हैं, तो वी यूज। मिनरल्स अगर अवेलेबल होते हैं तो हम उनको, उस लैंड को माइन करके यूज कर लेते हैं। उसके अलावा अगर वाटर अवेलेबल होता है तो हम वहाँ एग्रीकल्चर कर लेते हैं, वाटर के साइड में एरिया जो होता है वहाँ पे। सो इन दिस वे वी यूज द लैंड। Human factors such as population and technology are also important determination of land use resources, land use pattern। अब ये जो लैंड यूज करने का जो पैटर्न है, जैसे माइनिंग कहीं ना कहीं किस उससे हो रही है? ह्यूमन फैक्टर्स से हो रही है। और ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, दिस कहीं ना कहीं ये भी हम कैसे कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंड यूज। कहीं ना कहीं हम जो भी वट एवर वी आर डूइंग, हम किन रिसोर्सेज को यूज करके कर रहे हैं? हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज कर रहे हैं। एंड दिस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स।
आगे देखते हैं इसी के साथ। हमने देखा लैंड यूज को कि कैसे हम लैंड को यूज करते हैं। अब ये जो लैंड है ना, ये जो अर्थ में इतना सारा लैंड अवेलेबल है, इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। दैट लैंड इज कॉल्ड, that categorization can be called प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब देखो वर्ड, जो प्राइवेट वर्ड है, प्राइवेट वर्ड से हमें समझ में आ रहा है प्राइवेट मतलब क्या, that land or that thing belongs to a particular person, belongs to a particular individual, उस चीज को हम कहेंगे that is private property। किसी पर्सन की, किसी पर्सन के थ्रू ओन की जाती है, उसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हाँ, प्राइवेट लैंड भी क्या हुआ, द लैंड विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। किसी, जैसे आपकी कोई आपका कोई फार्म है, फार्मिंग करते हैं आपके फैमिली में कोई, तो दैट लैंड, पर्टिकुलरली दैट लैंड बिलोंग्स टू यू, आपकी फैमिली को या आपको बिलोंग करेगा, आप में उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उसको यूज, आप जैसे यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन वही हम देखते हैं अलग टाइप के लैंड भी अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, ग्रुप के थ्रू ओन किए जाते हैं। वो ग्रुप कोई पब्लिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई प्राइवेट ग्रुप भी हो सकता है। फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब, जैसे कि फॉरेस्ट, हम देखते हैं विलेजेस के आसपास छोटे मोटे फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो दैट फॉरेस्ट इज, वी कैन से दैट इज अ कम्युनिटी लैंड, क्योंकि जो भी चीज़ फॉरेस्ट में ग्रो हो रही है, फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, दैट कैन बी यूज बाय एनी ऑफ द पीपल, हम सभी, दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन, हम सभी उसको यूज कर सकते हैं। तो वी कैन कॉल दिस टाइप ऑफ लैंड एज कम्युनिटी लैंड। फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें निकल रही हैं लाइक फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फॉडर, आई थिंक फॉडर मतलब आपको समझ में आता होगा। फॉडर मीन्स होता है जो हम घास देते हैं काउज और हम अदर कैटल्स को खाने के लिए, जो सूख जाता है, उस टाइप का घास, उस टाइप का ग्रास इज कॉल्ड फॉडर। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट हम कहाँ से करते हैं, जनरली फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। सो फॉरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी लैंड। आई होप समझ में आया होगा। देखिए आप पिक्चर में दिख रहा है, प्राइवेट लैंड वो लैंड होगा जिसको कोई जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है और उसको वो जिस टाइप से यूज करना चाहता है यूज कर सकता है, ही कैन कवर इट। बट कम्युनिटी लैंड वो होगा जो कि किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ओन, कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको ओन नहीं करेगा। इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, सो दैट टाइप ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। अब एक टर्म आती है कॉमन प्रॉपर्टी यूजेस, और इसी टाइप दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। क्योंकि अब देखिए ये लैंड कैसा है, कॉमन है, कम्युनिटी लैंड है, किसी कोई कॉमन पीपल कोई भी इसको यूज कर सकता है। जब लैंड को यूज कर सकते हैं तो उसके रिसोर्स से जो रिसोर्सेज ग्रो हो रहे हैं, आ रहे हैं, उन रिसोर्सेज को भी एवरीवन कैन यूज। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी से मिल रहे हैं, कम्युनिटी लैंड से मिल रहे हैं। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम बोलेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। आइए देखते हैं और इसके बारे में डिटेल में कि एग्जैक्टली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है। देखिए, पीपल एंड देयर डिमांड आर ऑलवेज ग्रोइंग। हमारी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती है, डे बाय डे हमारी डिमांड्स इंक्रीज होते जाती हैं। आज अगर हमें एक पेन मिल गया, इजीली वो पेन मिल गया, हम अब नेक्स्ट डे हमारी डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी, हमें इससे बेटर पेन चाहिए, हमें 2 पेन चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो ये जो डिमांड्स है हमारी, इट इज़ नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाली। डे बाय डे it is growing, so people and their demands are always growing, but the availability of land is limited। हमारी डिमांड तो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर हमने एक लैंड खरीद लिया है, 1 एकड़ का लैंड खरीद लिया, अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम हमेशा चाहेंगे हम एक और लैंड खरीद लें। तो ये हमारी जो डिमांड है ये हमेशा डे बाय डे इंक्रीज होते जाती है। लेकिन ये जो लैंड है ये तो लिमिटेड है ना, ये तो अनलिमिटेड नहीं है। ये लैंड तो नहीं बढ़ रहा है, लैंड तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लैंड तो जितना 30% है उतना ही रहेगा और हमेशा इतना ही रहेगा। तो लैंड नहीं बढ़ रहा है, बट हमारी डिमांड्स क्या हो रही हैं, एवरी डे इंक्रीज होते जा रही हैं। तो अब ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड के कारण क्या हो रहा है, इस लैंड की जो क्वालिटी है
क्वालिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो, हम जितना ज़्यादा इस लैंड को यूज़ करेंगे, इसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, डिग्रेड होते जाएगी। और ये जो क्वालिटी है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन्स की जो लैंड है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारी इंडिया में, उस प्लेन्स के लैंड को देखेंगे, वहाँ की सॉइल को देखेंगे, सॉइल फॉर्मेशन को देखेंगे, तो दैट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा लैंड होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। सो हम ज़्यादा, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन शिफ्टेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। वहीं रिवर साइड का जो प्लेन होता है दैट इज़ वेरी गुड, फर्टाइल लैंड होता है। बट अगर हम डेजर्ट वाले लैंड की बात करेंगे, वो लैंड तो अच्छा नहीं होता, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, वेजिटेशन नहीं होती है, एनिमल्स वहाँ नहीं रह सकते, इवन ह्यूमन्स की लाइफ भी वहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ये बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम बहुत ही कम लैंड है जो हमारे लिए, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो हम उस लैंड को क्या करते हैं, बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं। और एक्सेसिव यूज़ से क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ लैंड डिग्रेड्स, कम होते जाती है। एंड पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। क्या करते हैं पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग द कॉमन लैंड्स। तो जो कम्युनिटी लैंड होता है, देखिए प्राइवेट लैंड तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जो कॉमन लैंड होता है वो तो सबके लिए होता है, कम्युनिटी के लिए होता है। तो व्हाट पीपल स्टार्टेड, पीपल क्या करने लगते हैं, वो कॉमन लैंड जो होता है उसको छीनने लगते हैं लोगों से, मतलब उसको अपना प्राइवेट करना चाहते हैं। सो पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग द कॉमन लैंड। और कॉमन लैंड क्यों एनरोच करने लगते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास जो स्लम एरियाज होते हैं, दैट इज नॉट देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, कम्युनिटी लैंड पर अपना कम्युनिटी लैंड को यूज करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि to build their houses, to build their commercial areas, housing complexes in urban areas and to expand agriculture। और अर्बन एरियाज में तो ये सब बनाने के लिए, आपने हाउसेस बनाने के लिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, और भी बहुत सारी यूजेस के लिए वो कॉमन लैंड को यूज कर लेते हैं। वहीं अगर विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में ये कॉमन लैंड को क्यों यूज करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, आपके पास 1 एकड़ फार्म है, लेकिन फिर भी, और उसी के साइड में आपका कॉमन प्रॉपर्टी कम्युनिटी लैंड पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्या आएगा, वी कैन यूज दिस लैंड बिकॉज इट डजंट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो यू विल यूज दैट लैंड। सो such type of practices are done in common property resources। common property resources में इस टाइप की बहुत एक्टिविटीज होती हैं जिससे ये लैंड की क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं इसी के साथ। तो आज हम जो देख रहे हैं, टुडे द चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न, हम जो लैंड को यूज कर रहे हैं ना, जिस वे में, जो हमारा पैटर्न है लैंड यूज करने का, कहीं हम माइनिंग करते हैं, कहीं हम कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी। अब ये जो देखिए, एक मेन क्या कहता है ये सेंटेंस, टुडे द चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, ये जो लैंड यूज करने का जो हमारा पैटर्न है, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी। देखिए हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो वो भी तो हमारे लैंड के हिसाब से ही हैं। जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में जो फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, उसमें बोट रेस की जाती है क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। वहीं अगर हम माउंटेन साइड की, नॉर्थ साइड के किसी फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ पे जनरली आग जलाने वाले, हॉट वेदर को, क्लाइमेट को हॉट करने वाले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो सोशल चेंजेस हैं, सोसाइटी के जो कल्चर्स बने हुए हैं, वो भी लैंड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए कौन कौन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। अब हम लैंड को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, डिप्लीट हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये इतनी डिग्रेड क्यों हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी इंक्रीज हो रही हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन
एक्सपांशन होते जा रहा है, फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर बढ़ते जा रहा है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी आजकल इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रही हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है? देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन आप समझते होंगे, लैंड का डिप्लीट होना, लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी का डिप्लीट होना। सॉइल इरोजन मतलब कि लैंडस्लाइड जो है, हमने देखा होगा कभी फ्लड आता है, फ्लड के साथ साथ वो लैंड भी बह के, लैंड स्लाइड हो जाता है, लैंड बह के चला जाता है एंड अल्टीमेटली वो जो सॉइल है वो कहाँ जाके मिक्स हो जाती है? ओशियन एंड सीज में जाके मिक्स हो जाती है। सॉइल इरोजन, जो अपर लेयर होती है, जो अच्छी सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो इरेज हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजंस है। डेजर्टिफिकेशन हम आजकल देख रहे हैं, जो डेजर्ट वाला एरिया है वो इंक्रीज होते जा रहा है धीरे धीरे, लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये किन रीजन से हो रहा है? हमारी ही एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटी? एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर रहे हैं और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। डे बाय डे एवरी सिटीज आर बिल्डिंग द हाउसेज, multi buildings बना, multi floor buildings they are making, so such activities are too much destroying our environment। आगे देखते हैं इसी के साथ कि अब देखिए हमने लैंड को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतने सारे यूजेज, हमारे इतने सारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द लैंड। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू कंजर्व द लैंड। हमें लैंड रिसोर्सेज को और लैंड को क्या करना है? कंजर्व करना है। हमने लैंड को बहुत यूज़ करिए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम नेचर से कुछ ले रहे हैं, हम लैंड से कुछ ले रहे हैं, सो दिस इज आवर ड्यूटी टू कंजर्व इट। हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना नेचर को। तो हम क्या दे सकते हैं? वी कैन कंजर्व इट, वी कैन प्रोटेक्ट इट, वी कैन सेव इट। और हाउ वी कैन कंजर्व इट? आइए देखते हैं कैसे सेव कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डे बाय डे जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो उससे भी ज़्यादा है, और डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? वी आर destroying the forest cover। हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड arable land has created a fear of losing its natural resource। और हम इतना ज़्यादा लैंड को यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये बहुत बड़ा डर है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। आप खुद सोचिए हम कितना ज़्यादा अननेसेसरी व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। सो मेनी टाइम इट हैपन्स कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं घूमने, बट उससे क्या हो रहा है? ठीक है, हम अपने आप को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन वी आर वेस्टिंग द फ्यूल, वी आर वेस्टिंग द एनर्जी। So in this way we are doing such unnecessary activities which may lead to the destruction of our environment। Growing population and their ever growing demands has lead to large scale destruction of forest। तो हमारी जो डिमांड्स है वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, एग्रीकल्चर ही क्यों ना कहें, तो हमारे फॉरेस्ट कवर्स जो हैं वो क्या हो गए हैं? डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया है। एंड arable land has created a fear of losing this। अब जो हमारा जो इतना अच्छा लैंड हम देखते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी डर है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी लूज कर देंगे ऐसा करने से। Therefore, present rate of degradation of land must be checked। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे कितना लैंड डिग्रेड हो गया है, इस पे एक चेक करना, इसको चेक करना, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यस तो इतनी सारी एक्टिविटीज करने से क्या हो रहा है? हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू चेक द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि किस लेवल पे ये लैंड डिग्रेडेशन होगा, तभी तो हम इसको अपग्रेड कर पाएंगे, हम इसकी क्वालिटी को अपग्रेड कर पाएंगे। आगे देखते हैं इसी के साथ कि मेनली कौन कौन से वो चीज़ें हैं
कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे कि हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है अफॉरेस्टेशन। देखिए डिफॉरेस्टेशन हम सब जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसी का जस्ट अपोजिट है अफॉरेस्टेशन, मतलब कि ग्रोइंग मोर ट्रीज, ग्रोइंग न्यू ट्रीज, क्रिएटिंग फॉरेस्ट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे, भले वो आर्टिफिशियल हो लेकिन फॉरेस्ट तो है ना, प्लांट्स तो नेचुरल रहेंगे। तो इन दिस वे वी कैन बाय दिस मैथड वी कैन कंजर्व द लैंड, हम लैंड की क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन क्या आप जानते हैं, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यू लैंड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक प्रोसेस हमेशा अर्थ में चलती रहती है, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं रिवर्स के थ्रू, इतने सारे रॉक्स जो टूट के फ्रेगमेंटेड पार्ट्स रिवर्स के साथ जाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट हो जाते हैं ना। तो वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, और उससे हमारा जो कोस्टल एरियाज है उसका एरिया थोड़ा मिलियंस ऑफ, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स बट, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो हमें इस पर प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, लैंड रिक्लेमेशन की प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। देखिए हम एग्रीकल्चर तो कहते हैं यूजुअली कि इंक्रीज करना चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, लेकिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ हम उसमें केमिकल्स भी तो बहुत यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो वी यूज पेस्टिसाइड्स टू किल देम। उसके अलावा हम कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। हम फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड ग्रेन है, क्रॉप्स है, वो बेटर ग्रो हो, ज़्यादा निकले, क्वांटिटी ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमारी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, और इसी से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन भी होता है। लैंड पॉल्यूशन, इससे लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज द use, or we have to regulate the use of such chemicals, such pesticides and fertilizers। तो इसको अगर हम प्रॉपर रेगुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं we can conserve the land। उसके बाद है चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। हम देखते हैं जो हमारे कैटल्स होते हैं वो एवरी टाइम दे यूज टू ग्रेज, लैंड को ग्रेज करते हैं। जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स में यूजुअली एनिमल्स ऑलवेज दे यूज टू ग्रेज, तो हमें उस पर भी प्रॉपर चेक करना है कि ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा ग्रेजिंग होगी, ज़्यादा एनिमल्स जो कैटल है ओवर ग्रेज करेंगे, तो उससे भी लैंड की क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड होगी। तो हमें ये सारी मेथड्स को रेगुलरली चेक करना है, इन मेथड्स पे अफॉरेस्टेशन करना है, लैंड रिक्लेमेशन करना है, रेगुलेट करना है केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज़ के। उसके अलावा ओवरग्रेजिंग पर ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग ना हो। इन दिस वे वी कैन कंजर्व आवर लैंड, हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। सो आई होप इतना हमने जो लैंड के बारे में पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जल्दी से एक रिकैप करते हैं, हमने लैंड के बारे में मेनली क्या पढ़ा। पहले हमने लैंड को जाना कि कितने पार्ट में, अर्थ के कितने पार्ट में लैंड है। उसके बाद हमने देखा कि जो लैंड है ये किस टाइप से यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पर्पसेस को के लिए यूज़ किया जाता है लैंड को, बहुत सारे रिसोर्सेज उससे निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स देखा कि जो कॉमन लैंड होता है उसके रिसोर्सेज जनरली सभी पर्सन के थ्रू यूज कर लिए जाते हैं, और वो लैंड भी यूज कर लिया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ लैंड पढ़े, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। उसके बाद हमने अल्टीमेटली देखा कि इतने सारे यूज करने के बाद हम कैसे हमारे लैंड को सेव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम और डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो देखेंगे, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षाशास्त्र एजुकेशन पे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वंस अगेन।